और छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने के बाद भारत की भी उन देशों में गिनती होगी। इन विमानों को बनाने में देसी लड़ाकू विमान तेजस की तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लड़ाकू विमानों के बाजार पर अभी कुछ गिने चुने देशों का ही कब्जा है। लेकिन मलेशिया के साथ तेजस मार्क 1 की डील पर आगे बढ़कर भारत ने भी इस बाजार में कदम रखने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस ने मलेशिया में अपना लोहा मनवाया और चीन और रूस जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। भारत को तेजस मार्क 1 बनाने में 2 दशक लगे, लेकिन इस विमान को बनाकर भारत ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जो उसे लड़ाकू विमानों के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनाएगी। क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस की तकनीक के दम पर भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 बनाएगा, जिसके लिए डीआरडीओ और एचएएल मिलकर काम करेंगे। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप तैयार है। यानी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। खबर है कि रक्षा और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद इस प्रोजेक्ट को इसी साल सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी भी मिल सकती है, जिसके बाद भारत लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। वो आसमान जहां भारत का तेजस मार्क 1 पहले से उड़ान भर रहा है और जल्द ही तेजस मार्क 2 भी उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 में हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें और 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। यानी अपग्रेड होने के बाद तेजस और खतरनाक हो जाएगा। खबर है कि साल 2025 से तेजस के अपडेटेड वर्जन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसके करीब 5 साल बाद यानी साल 2030 में भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिल सकता है। यानी भारत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है जहां चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश पहले से खड़े हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 2030 तक तैयार हो जाएगा, जिसे बनाने में करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यही नहीं, कैबिनेट से सही समय पर अनुमति मिली तो 2025-26 तक एमका मार्क 1 का प्रोटोटाइप आ जाएगा, जिसके बाद 2030 तक इसका उत्पादन शुरू किया जा सकता है। एमका मार्क 1 में कई खूबियां हैं, जिनमें सबसे अहम है उसका इंजन। 25 टन वाले भारत के इस लड़ाकू विमान में डबल इंजन होगा और इसमें स्टेल्थ तकनीक होगी। यानी एमका मार्क 1 में ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। इसके अलावा इस विमान में 5,500 किलो हथियार लोड किए जा सकते हैं और इसमें 8 मिसाइलें भी लोड हो सकती हैं, जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। एमका मार्क 1 के उत्पादन के साथ ही एमका मार्क 2 पर काम शुरू हो जाएगा, जो भारत का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जिसे भारत का भविष्य का विमान भी कहा जा रहा। और चीन और अमेरिका जैसे देशों की इस प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ी हुई हैं। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए अगला 1 दशक बेहद अहम है। और कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमानों की इस लड़ाई में उसकी असली टक्कर अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर से है, क्योंकि तकनीक के लिहाज से चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 और रूस का सुखोई 57 खरे नहीं उतरते। हालांकि चीन के J-20 में स्टेल्थ तकनीक है, लेकिन इंजन के मामले में वो अमेरिका के F-22 रैप्टर से मात खा जाता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान को ही 5वीं पीढ़ी का सबसे अच्छा विमान माना जाता है। और उम्मीद की जा रही है कि भारत का एमका मार्क 1 उसकी टक्कर का होगा, जिसके बाद भारत छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से ज्यादा खतरनाक होगा। कहा जा रहा है कि इस विमान का भारत की वायुसेना को ही नहीं बल्कि नौसेना को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एमका मार्क 2 एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नौसेना INS विक्रांत के लिए लड़ाकू विमान चाहती है और फ्रांस के रफाल और अमेरिका के बोइंग FA-18 के बीच एक चुनने वाली है। लेकिन जब से भारत की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम शुरू हुआ है, वायुसेना की तरह उसे भी इसका इंतजार है। भारत भी इसे जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, क्योंकि उसे अमेरिका के अलावा चीन और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। इससे एक डिटरेंस बढ़ेगा और वो डिटरेंस जरूर हमें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेवरेबल रहेगा। मलेशिया में तेजस का डंका बजाकर भारत ने वैसे ही चीन की नींद उड़ा दी है और 5वीं और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आने की खबर ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। चीन खुद तो भारत को परेशान करता ही है, वो पाकिस्तान को भी इसमें इस्तेमाल करता है। वो जो भी तकनीक विकसित करता है कुछ वक्त बाद पाकिस्तान को दे देता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अब भी चीन के फाइटर जेट J-10C का इस्तेमाल कर रहा है, जो चौथी पीढ़ी का विमान है। वैसे तेजस के आगे नहीं टिकता, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को पाकिस्तान को देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका, जापान और रूस के अलावा
चीन ने भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यानी भारत को जल्द से जल्द एमका मार्क 1 को वायुसेना में शामिल करना होगा और फिर एमका मार्क 2 की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इससे सेना तो मजबूत होगी ही, भारत को दूसरे देशों को लड़ाकू विमान बेचने का मौका भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद सांगला घाटी में पत्थरों की बाढ़ आ गई। पिछले कई दिन से राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन ये पहली बार है जब भारी बारिश के बाद किन्नौर में पत्थरों का सैलाब आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें सांगला घाटी में मौजूद थेमगरंग नाले में पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर तेजी से नीचे की तरफ बहते दिखाई दिए। इस घटना को जिसने भी देखा वो दहशत से भर गया। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी इस अनोखी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता रहा। कुछ देर तक वो नाले के पास खड़ा होकर पत्थरों के सैलाब का वीडियो बनाता रहा, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े पत्थर पानी में बहते हुए उसके पास पहुंचे वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सांगला घाटी में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी, ताकि बारिश के इस मौसम में कोई हादसा न हो जाए। और महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और इस प्राकृतिक आपदा के चलते राज्य में अब तक 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से वर्धा जिले के हालात बेहद खराब हैं। वहां बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू लगातार कर रही है। लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया है और वहां पर करीब 470 से भी ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े वरिष्ठ नेता रामदास कदम और आनंद राव भी पार्टी से इस्तीफा देकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए दोनों नेताओं को बाहर कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिरते नजर आए। उनके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इस दौरान वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए जो पहाड़ खिसकने की इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। आज हमारी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर सड़क में पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है, वहाँ पर त्वरित गति से हमारे सभी डिपार्टमेंट सड़क खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक रोज पहले भी इसी हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था। इस घटना के दौरान वहां एक खुदाई करने वाली मशीन भी खड़ी थी। डर यह था कि कहीं खुदाई करने वाली मशीन मलबे की चपेट में ना आ जाए। हालांकि वक्त रहते वहां खड़े लोगों ने उस मशीन को पीछे कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया था। तमिलनाडु के एक स्कूल में छात्रा की मौत के बाद बवाल मच गया और चौंकाने वाली घटना सामने आई है कल्लाकुरिची में, जहां पर इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात भी मचाया और स्कूल के अंदर खड़ी बसों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी, धुएं का गुबार उठने लगा। स्कूल की संपत्ति में तोड़फोड़ भी की गई। सभी प्रदर्शनकारी छात्रा की मौत पर इंसाफ की मांग करते हुए कल्लाकुरिची सलेम हाईवे को भी जाम कर दिया गया। वहां भी हिंसक प्रदर्शन किया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया। इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे वजह 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की मौत है। जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई की रात छात्रा ने हॉस्टल के टॉप फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लड़की ने स्कूल के 2 टीचर पर हर समय पढ़ने के लिए मजबूर करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। लड़की की मौत की जानकारी मिलते ही स्कूल के अंदर परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, गणित और रसायन विज्ञान के शिक्षक भी शामिल हैं। तमिलनाडु में लड़की की मौत का मामला मद्रास उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। हिंसा की जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। फिलहाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। दिल्ली में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद रहे। वहीं विपक्ष की तरफ से इस पद के लिए मार्गरेट एल्वा सुबह अपना पर्चा भरेंगी। इस बीच नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के आवास पर विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई।
चेचेन लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें डॉनबास के एक इलाके में कादिरव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि किसी भी सूरत में डॉनबास को यूक्रेन से अलग किया जा सके, और इस काम में चेचेन लड़ाके भी पुतिन की सेना के साथ हैं। इसी बीच डॉनबास के एक इलाके से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें चेचेन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूटते दिखे। वीडियो में कादिरव का एक लड़ाका लॉन्चर से रॉकेट दागता नजर आया। जैसे ही रॉकेट दागा गया वहां धुएं का गुबार छा गया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में चेचेन लड़ाके ज़ेलेंस्की की सेना पर गोलियों की बारिश करते दिखे। इस दौरान वहां यूक्रेन का एक सैनिक जमीन पर गिरा नजर आया। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके दुश्मन पर रॉकेट दागते और गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। वीडियो के आखिर में कादिरव के लड़ाके एक मकान से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते नजर आए। और उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ लोगों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। राज्य के गढ़चिरौली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयावह हैं। वहां पूरी की पूरी सड़क सैलाब में समा गई जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कुछ लोग तो किसी तरह से इसे पार करते हुए दिखाई दिए। पानी भी इतना कि लोगों के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी रहा। वहां के हालात ऐसे बन गए मानो ये सड़क नहीं नदी का ही कोई हिस्सा हो। लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर दिखे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई और यहाँ के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है। इस बीच पटना में पीएफआई के कई राज खुल गए। देश विरोधी गतिविधियों के मामले में पटना से गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में कई बड़ी जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ट्रेनिंग कैंप चलाने और दूसरी चीजों पर 90 लाख रुपए खर्च किए थे। खबर है कि आरोपी अतहर परवेज ने पूछताछ में कबूल किया कि वो दिन में दुकान चलाता था, जबकि रात में बिहार समेत दूसरे राज्यों से आए लड़कों को हथियार चलाना सिखाता था। दिन में अपना दुकान चलाता था और फिर रात में आतंक की पाठशाला। इस मामले के सामने आने के बाद बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं हर हालत में उनको प्रतिबंधित करना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 13 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि बस इंदौर से महाराष्ट्र के पुणे जा रही थी और धार के पास नर्मदा नदी पर बने पुल को पार करते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो कई फीट नीचे नदी में जा गिरी। घटना की जानकारी लगते ही फौरन उसमें मौजूद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए गोताखोरों की एक टीम ने पानी में छलांग लगाई तो दूसरी तरफ बस को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 13 लोग सवार थे जो इंदौर से पुणे की तरफ जा रहे थे। पूर्ण जांच के बाद 13 लोग हैं। 13 जो थे वो 13 ही मर गए। सभी के नाम आ गए, पते आ गए। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी बातचीत की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सब मिल गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है। हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि पुल पर मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के बाद घटना की जांच के आदेश दे दिए। और बिहार के छपरा में बड़ा हादसा हो गया है। वहां की एक तबेले में आग लग गई है और आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा लिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और सभी जानवरों को बचा लिया गया। इसके बावजूद तबेले में रखे सामान को नहीं बचाया जा सका। इस बीच अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल को जल्द सिंगापुर जाने की इजाजत देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई, जिसमें जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई थी। यूपी के अमरोहा में एक सड़क हादसे में बाइक पर जा रहे 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों पर वहां बसों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा।
उधर निर्मला सीतारामन और आर.के. सिंह ने पीपीई किट में वोट डाले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पीपीई किट पहनकर राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। इन दोनों की कुछ दिनों पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक महीने की पैरोल खत्म होने के बाद गुरमीत राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच फिर हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी और यूपी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिरते नजर आए। उनके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इस दौरान वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए जो पहाड़ खिसकने की इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। आज हमारी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर सड़क में पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है, वहाँ पर त्वरित गति से हमारे सभी डिपार्टमेंट सड़क खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक रोज पहले भी इसी हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था। इस घटना के दौरान वहां एक खुदाई करने वाली मशीन भी खड़ी थी। डर यह था कि कहीं खुदाई करने वाली मशीन मलबे की चपेट में ना आ जाए। हालांकि वक्त रहते वहां खड़े लोगों ने उस मशीन को पीछे कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया था। उधर चेचेन लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें डॉनबास के एक इलाके में कादिरव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि किसी भी सूरत में डॉनबास को यूक्रेन से अलग किया जा सके, और इस काम में चेचेन लड़ाके भी पुतिन की सेना के साथ हैं। इसी बीच डॉनबास के एक इलाके से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें चेचेन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूटते दिखे। वीडियो में कादिरव का एक लड़ाका लॉन्चर से रॉकेट दागता नजर आया। जैसे ही रॉकेट दागा गया वहां धुएं का गुबार छा गया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में चेचेन लड़ाके ज़ेलेंस्की की सेना पर गोलियों की बारिश करते दिखे। इस दौरान वहां यूक्रेन का एक सैनिक जमीन पर गिरा नजर आया। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके दुश्मन पर रॉकेट दागते और गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। वीडियो के आखिर में कादिरव के लड़ाके एक मकान से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते नजर आए। उधर मध्य प्रदेश के धार में यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 13 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि बस इंदौर से महाराष्ट्र के पुणे जा रही थी और धार के पास नर्मदा नदी पर बने पुल को पार करते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो कई फीट नीचे नदी में जा गिरी। घटना की जानकारी लगते ही फौरन उसमें मौजूद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए गोताखोरों की एक टीम ने पानी में छलांग लगाई तो दूसरी तरफ बस को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 13 लोग सवार थे जो इंदौर से पुणे की तरफ जा रहे थे। पूर्ण जांच के बाद 13 लोग हैं। 13 जो थे वो 13 ही मर गए। सभी के नाम आ गए, पते आ गए। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी बातचीत की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सब मिल गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है। हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि पुल पर मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के बाद घटना की जांच के आदेश दे दिए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अब और भी खतरनाक हमलों की तैयारी कर रही है। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी के मुताबिक रूस अब यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों पर जल्द से जल्द कब्जा जमाना चाहता है और यही वजह है कि रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर न सिर्फ समंदर से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रही है, बल्कि उसके लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी जोरदार बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों से रूसी सेना के जवानों, चेचेन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों लगातार देश में मूसलाधार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं और राहत की बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के देवास से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पुल के ऊपर से बहती हुई नदी को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर बह गया। जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर बरसाती नाले में आए उफान को पार करना एक कार वाले को महंगा पड़ गया। लड़ाकू विमान तेजस ने मलेशिया में अपना लोहा मनवाया और चीन और रूस जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया।
भारत को तेजस मार्क 1 बनाने में 2 दशक लगे, लेकिन इस विमान को बनाकर भारत ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जो उसे लड़ाकू विमानों के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस की तकनीक के दम पर भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 बनाएगा, जिसके लिए डीआरडीओ और एचएएल मिलकर काम करेंगे। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप तैयार है। यानी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। खबर है कि रक्षा और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद इस प्रोजेक्ट को इसी साल सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी भी मिल सकती है, जिसके बाद भारत लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। वो आसमान जहां भारत का तेजस मार्क 1 पहले से उड़ान भर रहा है और जल्द ही तेजस मार्क 2 भी उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 में हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें और 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। यानी अपग्रेड होने के बाद तेजस और खतरनाक हो जाएगा। खबर है कि साल 2025 से तेजस के अपडेटेड वर्जन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसके करीब 5 साल बाद यानी साल 2030 में भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिल सकता है। यानी भारत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है जहां चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश पहले से खड़े हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 2030 तक तैयार हो जाएगा, जिसे बनाने में करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यही नहीं, कैबिनेट से सही समय पर अनुमति मिली तो 2025-26 तक एमका मार्क 1 का प्रोटोटाइप आ जाएगा, जिसे भारत का भविष्य का विमान भी कहा जा रहा है। और चीन और अमेरिका जैसे देशों की इस प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ी हुई हैं। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए अगला 1 दशक बेहद अहम है। और कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमानों की इस लड़ाई में उसकी असली टक्कर अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर से है, क्योंकि तकनीक के लिहाज से चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 और रूस का सुखोई 57 खरे नहीं उतरते। हालांकि चीन के J-20 में स्टेल्थ तकनीक है, लेकिन इंजन के मामले में वो अमेरिका के F-22 रैप्टर से मात खा जाता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान को ही 5वीं पीढ़ी का सबसे अच्छा विमान माना जाता है। और उम्मीद की जा रही है कि भारत का एमका मार्क 1 उसकी टक्कर का होगा, जिसके बाद भारत 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से ज्यादा खतरनाक होगा। कहा जा रहा है कि इस विमान का भारत की वायुसेना को ही नहीं बल्कि नौसेना को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एमका मार्क 2 एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नौसेना INS विक्रांत के लिए लड़ाकू विमान चाहती है और फ्रांस के रफाल और अमेरिका के बोइंग FA-18 के बीच एक चुनने वाली है। लेकिन जब से भारत की 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम शुरू हुआ है, वायुसेना की तरह उसे भी इसका इंतजार है। भारत भी इसे जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, क्योंकि उसे अमेरिका के अलावा चीन और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। इससे एक डिटरेंस बढ़ेगा और वो डिटरेंस जरूर हमें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेवरेबल रहेगा। मलेशिया में तेजस का डंका बजाकर भारत ने वैसे ही चीन की नींद उड़ा दी है और 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू है। और बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। विवादित बयान के मामले में नुपुर शर्मा पर दर्ज है सभी FIR। उन्होंने दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि इससे पहले मेरी मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी, जिसके बाद मेरे जीवन को और अधिक खतरा बढ़ गया है। रेप और हत्या की धमकी लगातार मिल रही है। नुपुर शर्मा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। नुपुर की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारडीवाल की बेंच सुनवाई करेगी। और इसी के साथ अब बात बिहार की। बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़के को नुपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया है। लड़के को वीडियो देखते देख 3 उपद्रवी इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने चाकू से लगातार हमला कर दिया। उधर पुलिस पूरे मामले को आपसी कहासुनी की बात कहकर टाल रही थी और पीड़ित पक्ष का ये दावा है कि चाकूबाजी सिर्फ नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर ही की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने लड़के पर चाकू से एक के बाद एक 6 वार किए। 2 बंदे थे हम लोग, अब वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ मैं। तो फायर चलाया, फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड।
फिर वो बोला कि फैट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फैट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। निपुण शर्मा का जो है वीडियो देख रहा था, वहाँ जो है ये 2-4 जो है मुसलमान लोग आए और आज की क्या देख रहा था, आज की ये देख रहा हूँ निपुण शर्मा का मोबाइल पर देख रहा था। उसने जो है गाली गलौज कर दिया, गाली गलौज करने के बाद जो है दोनों को हाथापाई हो गया, पीछे से चाकू से वार कर दिया मुसलमान लोग। आपसी हाट के बगल में दो दोस्तों के बीच में ही हल्की फुल्की मतलब बातचीत हुई पान की दुकान पे। पान और वहाँ भांग भी बेचा जाता था, तो वहीं पे हल्का फुल्के विवाद हुआ। उसी में विवाद आगे बढ़ के आपसी में दोस्तों के बीच में ही चाकूबाजी हो गई, जिसमें हमारे लोग के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्पर एक्शन लिया गया और उसमें 2 की गिरफ्तारी तुरंत कर दी गई। ईरान ने अपने दुश्मन इजरायल को परमाणु बम की धमकी दे दी। खबर है कि अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार ने यह दावा कर दिया कि उनका देश परमाणु बम बनाने की ताकत हासिल कर चुका है, जिसे इजरायल ही नहीं अमेरिका को भी बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। असल में खबर है कि बाइडेन के इजरायल दौरे से ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि अपने इजरायल दौरे में वहां के पीएम के साथ जारी किए गए बयान में बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका के इस दांव का उल्टा असर होता दिखा, क्योंकि ईरान ने परमाणु बम को लेकर जो दावा किया, उसने यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। और 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है, जबकि उस डील में ईरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तय की गई थी। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3809 किलो तक पाया गया, जो कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुई ईरान की परमाणु डील में तय की गई सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि ईरान अब तक इस रिपोर्ट को नकारता रहा, लेकिन बाइडेन के इजरायल दौरे उनकी धमकी से वो भड़क गया और इसी बौखलाहट में उसने खुद ही अपने परमाणु कार्यक्रम की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी। मतलब ये कि ईरान ने 2018 में अमेरिका के न्यूक्लियर डील से हटने का पूरा फायदा उठाया, क्योंकि अमेरिका के डील से हटते ही उसने खुद को भी इससे अलग कर लिया था। और आरोप है कि इसके बाद उसने यूरेनियम को परमाणु बम तैयार करने लायक बनाने का काम तेज कर दिया, जबकि 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान यूरेनियम में सिर्फ 4% तक ही सुधार कर सकता था, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम में 90% तक सुधार करना होता। और IAEA का आरोप है कि पिछले कुछ समय में ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध करना शुरू कर दिया, और अब ईरान ने यह दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया कि वो परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम तैयार करने की स्थिति में पहुंच चुका है। और बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को आज बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि शिवसेना के 12 सांसद आज नया गुट बना सकते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार को वो अपना समर्थन दे सकते हैं। ये तमाम 12 सांसद आज लोकसभा स्पीकर को अपना पत्र भी दे सकते हैं नए गुट बनाने को लेकर। और कल सीएम एकनाथ शिंदे के साथ एक बैठक भी इन 12 सांसदों की हुई थी, और आज खुद सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो बड़ा फैसला, बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार हो रही है, जो झटका दे सकती है उद्धव ठाकरे को। बिहार के सिवान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक पुलिस वाले पर टूट पड़े। आरोप है कि वो लोग एक आदमी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें रोकने आई पुलिस की टीम पर वो भड़क गए और एक पुलिस वाले को घेर कर पीटने लगे। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस वाले को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा, लेकिन भीड़ ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। गुस्से से तमतमाए लोगों ने उसे कई मीटर तक यूं ही दौड़ाया। कुछ नहीं किया, मारा भी नहीं है, हमको ही लोग मार रहे हैं। आरोप है कि एक आदमी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके विरोध में कुछ लोग सिवान के सदर अस्पताल के सामने इकट्ठा हुए थे, जहां उन लोगों ने नारेबाजी करते हुए रबर के टायरों में आग भी लगा दी। जिसके बाद उन्हें वहां से हटाने के लिए जब पुलिस की एक टीम पहुंची तो वो उन पर टूट पड़े और उन्हीं में एक पुलिस वाले के साथ जमकर मारपीट की। और विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज नामांकन दाखिल करेंगे। अल्वा सुबह 11 बजे नामांकन पर्चा भरेंगी। इस दौरान विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विपक्ष ने अल्वा के नाम का ऐलान 17 जुलाई को किया था। साथ ही चुनाव में वोटिंग पर कल शरद पवार के आवास पर विपक्ष के नेताओं ने बैठक कर रणनीति तैयार की। विपक्ष का दावा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के पास 18 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन है।
I was invited to meet all the leaders who have supported me to fight for the election of the Vice President. So we have met. I thank all of them for the trust they have reposed in me. I know it's a difficult battle, but in politics, winning and losing is not the issue. The issue is fighting the battle. बेहतरीन है, मुकाबला करने के लिए तैयार है और हम सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेडली और कम से कम सभी पार्टी 18 पार्टी मिलके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र बत्रा के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। नरेंद्र बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी। इससे पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दिल्ली और जम्मू में उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी भी की। हरियाणा के रोहतक में एक ऑटो कंपनी की इमारत में आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। राजस्थान के टोंक में एक तेज रफ्तार बेकाबू डंपर टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़कर निकल गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों के हत्याकांड के बाद 24 दिनों तक पंजाब में छिपे रहने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया। वहां मोगा से सामने आई 21 जून की एक तस्वीर ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार जो 2 लोग दिखाई दिए वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। पंजाब के मोगा के समालसर गांव में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस तस्वीर में मूसेवाला की हत्या के 2 आरोपी दिखाई दिए। ये तस्वीर 21 जून की है, मूसेवाला की हत्या के ठीक 24 दिन बाद की, और दावा किया गया कि इस तस्वीर में दिख रहे 2 चेहरे हैं मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा, जिनकी पुलिस को अब तक तलाश है। सूत्रों के मुताबिक 24 दिन तक ये पंजाब के ही अलग अलग इलाकों में छिपे रहे, पुलिस को चकमा देते रहे, जबकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को पंजाब पुलिस पूरे देश में तलाश रही है। लेकिन उस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपी मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा उनकी नाक के नीचे ही 24 दिनों तक छिपे रहे और 21 जून के बाद भी अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। जबकि न्यूज 18 के हाथ लगी तस्वीरों में मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा के ही होने का दावा किया गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके मोगा से तरन तारण की तरफ भागे थे। सीसीटीवी में 21 जून को रिकॉर्ड हुई तस्वीर सामने आने के बाद पंजाब पुलिस की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि मनप्रीत सिंह मन्नू ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का वो किरदार है जिसकी तलाश पुलिस पूरे देश में कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो चेहरा है जिसके बारे में कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी, और वो ये कि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो शूटर था जिसने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के वक्त वहां कुल 6 शूटर मौजूद थे, लेकिन शूटर मनप्रीत सिंह मन्नू ने सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। सूत्रों का कहना है कि वारदात वाले दिन यानी 29 मई को वो कार में बैठा था और उसके पास AK-47 राइफल थी और उसी ने सबसे पहले मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चलाई थी। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि AK-47 से निकली गोली लगने से ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत सिंह मन्नू को पहली गोली चलाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार और सबसे खतरनाक शूटर है। और पंजाब के तरन तारण के रहने वाले मनप्रीत सिंह मन्नू पर दोनों आंख मूंद कर भरोसा करते थे। दावा किया गया कि इसी वजह से कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने मनप्रीत को मूसेवाला पर पहली गोली चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि बाकी 5 शूटर सिर्फ अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए और पैसों के लालच में इस हत्याकांड में शामिल हुए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए सभी को 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि मनप्रीत मानू एक ऐसा शूटर था जिसने काम पैसों के लिए नहीं किया था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार बम्बीहा गैंग से बदला लेने में मनप्रीत की मदद की थी। इसके साथ ही उसने कई बार बम्बीहा गैंग के गुर्गों से मनप्रीत सिंह मन्नू की जान भी बचाई थी। और कहा जाता है कि इसी बात ने मनप्रीत सिंह मन्नू को लॉरेंस का बेहद करीबी बना दिया, जिसने उसके एक इशारे पर सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली दाग दी, जिसके बाद बाकी के शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला और उनकी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया था। दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 शूटर शामिल थे। इनमें प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि वारदात में शामिल 3 शूटर मनप्रीत सिंह मन्नू, जगरूप रूपा और दीपक मुंडी अभी भी फरार हैं। दीपक मुंडी का तो फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा की मोगा से भागकर तरन तारण की तरफ जाने की 21 जून की तस्वीरें सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है।
और भारत और चीन के बीच हुई 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए हुई थी। रविवार को करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला जिससे गतिरोध को कम किया जा सके। हालांकि दोनों देशों के बीच इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जरूर बन गई है। रविवार को भी बातचीत में भारत की तरफ से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर डेपसांग और डेमचौक तक का मसला उठाया गया। 5वीं और 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने के बाद भारत की भी उन देशों में गिनती होगी। इन विमानों को बनाने में देसी लड़ाकू विमान तेजस की तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लड़ाकू विमानों के बाजार पर अभी कुछ गिने चुने देशों का ही कब्जा है। लेकिन मलेशिया के साथ तेजस मार्क 1 की डील पर आगे बढ़कर भारत ने भी इस बाजार में कदम रखने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस ने मलेशिया में अपना लोहा मनवाया और चीन और रूस जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। भारत को तेजस मार्क 1 बनाने में 2 दशक लगे, लेकिन इस विमान को बनाकर भारत ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जो उसे लड़ाकू विमानों के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनाएगी। क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस की तकनीक के दम पर भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 बनाएगा, जिसके लिए DRDO और HAL मिलकर काम करेंगे। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप तैयार है। यानी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। खबर है कि रक्षा और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद इस प्रोजेक्ट को इसी साल सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी भी मिल सकती है, जिसके बाद भारत लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। वो आसमान जहां भारत का तेजस मार्क 1 पहले से उड़ान भर रहा है, और जल्द ही तेजस मार्क 2 भी उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 में हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें और 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। यानी अपग्रेड होने के बाद तेजस और खतरनाक हो जाएगा। खबर है कि साल 2025 से तेजस के अपडेटेड वर्जन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसके करीब 5 साल बाद यानी साल 2030 में भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिल सकता है। यानी भारत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है जहां चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश पहले से खड़े हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 2030 तक तैयार हो जाएगा, जिसे बनाने में करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यही नहीं, कैबिनेट से सही समय पर अनुमति मिली तो 2025-26 तक एमका मार्क 1 का प्रोटोटाइप आ जाएगा, जिसके बाद 2030 तक इसका उत्पादन शुरू किया जा सकता है। एमका मार्क 1 में कई खूबियां हैं, जिनमें सबसे अहम है उसका इंजन। 25 टन वाले भारत के इस लड़ाकू विमान में डबल इंजन होगा और इसमें स्टेल्थ तकनीक होगी। यानी एमका मार्क 1 में ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। इसके अलावा इस विमान में 5,500 किलो हथियार लोड किए जा सकते हैं और इसमें 8 मिसाइलें भी लोड हो सकती हैं, जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। एमका मार्क 1 के उत्पादन के साथ ही एमका मार्क 2 पर काम शुरू हो जाएगा, जो भारत का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जिसे भारत का भविष्य का विमान भी कहा जा रहा। और चीन और अमेरिका जैसे देशों की इस प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ी हुई हैं। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए अगला 1 दशक बेहद अहम है। और कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमानों की इस लड़ाई में उसकी असली टक्कर अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर से है, क्योंकि तकनीक के लिहाज से चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 और रूस का सुखोई 57 खरे नहीं उतरते। हालांकि चीन के J-20 में स्टेल्थ तकनीक है, लेकिन इंजन के मामले में वो अमेरिका के F-22 रैप्टर से मात खा जाता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान को ही 5वीं पीढ़ी का सबसे अच्छा विमान माना जाता है। और उम्मीद की जा रही है कि भारत का एमका मार्क 1 उसकी टक्कर का होगा, जिसके बाद भारत 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से ज्यादा खतरनाक होगा। कहा जा रहा है कि इस विमान का भारत की वायुसेना को ही नहीं बल्कि नौसेना को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एमका मार्क 2 एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नौसेना INS विक्रांत के लिए लड़ाकू विमान चाहती है और फ्रांस के रफाल और अमेरिका के बोइंग FA-18 के बीच एक चुनने वाली है। लेकिन जब से भारत की 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम शुरू हुआ है, वायुसेना की तरह उसे भी इसका इंतजार है। भारत भी इसे जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, क्योंकि उसे अमेरिका के अलावा चीन और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। इससे एक डिटरेंस बढ़ेगा और वो डिटरेंस जरूर हमें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेवरेबल रहेगा।
मलेशिया में तेजस का डंका बजाकर भारत ने वैसे ही चीन की नींद उड़ा दी है और 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आने की खबर ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। चीन खुद तो भारत को परेशान करता ही है, वो पाकिस्तान को भी इसमें इस्तेमाल करता है। वो जो भी तकनीक विकसित करता है कुछ वक्त बाद पाकिस्तान को दे देता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अब भी चीन के फाइटर जेट J-10C का इस्तेमाल कर रहा है, जो 4थी पीढ़ी का विमान है। वैसे तेजस के आगे नहीं टिकता, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को पाकिस्तान को देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका, जापान और रूस के अलावा चीन ने भी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यानी भारत को जल्द से जल्द AMCA Mark 1 को वायुसेना में शामिल करना होगा और फिर AMCA Mark 2 की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इससे सेना तो मजबूत होगी ही, भारत को दूसरे देशों को लड़ाकू विमान बेचने का मौका भी मिलेगा। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास भारत ने चीन की हरकतों का उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना उसके लड़ाकू विमानों को LAC के आसपास फटकने तक नहीं दे रही। क्योंकि एक ओर चीन की भारत के साथ कमांडर स्तर की बातचीत जारी थी और दूसरी ओर उसकी सेना LAC पर उकसाने वाली हरकतों से बाज नहीं आई। आरोप है कि बातचीत से ठीक पहले चीन के फाइटर जेट LAC के बेहद करीब उड़ान भर रहे थे, लेकिन वहां पहले से मुस्तैद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तुरंत एक्शन में आते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने साफ कर दिया कि चीन की किसी भी साजिश का आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। We are monitoring it and we take immediate action by scrambling our fighters there. मतलब ये कि लद्दाख में भारतीय फौज ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा दी है, जिसके लिए भारतीय फौज के सबसे घातक फाइटर जेट LAC पर तैनात किए जा चुके हैं, जो दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी उड़ान भर रहे हैं। तैयारी ऐसी है जैसे जंग होने ही वाली हो। और भारत की ओर से इस तैयारी की शुरुआत करीब 2 साल पहले गलवान में हुई हिंसा के बाद ही शुरू कर दी थी। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक जून 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में LAC के पास भारतीय वायुसेना ने अपने रडार तैनात करने शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे इन सभी रडार को इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दिया गया, जिनकी मदद से LAC के पास चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखना आसान हो गया। और अब तो खबर है कि भारत ने LAC के पास अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान रफाल और सुखोई 30 भी तैनात कर दिए, ताकि अगर चीन ने कोई भी नई चाल चली तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार की मदद को लेकर धमकी दी गई है। सांसद के दिल्ली स्थित आवास में, सरकारी आवास पर यह धमकी भरा पत्र भेजा गया है और पत्र में लिखा गया है कि तुमने कन्हैया लाल के परिवार की मदद कर गुस्ताखी की है, अब तेरा नंबर है। डाक से मिले धमकी भरे पत्र के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने CM गहलोत और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। 9 जुलाई का पत्र है जिसमें मेरे को धमकी दी गई है कि कन्हैया लाल को आपने घर जाकर 1 महीने की तनख्वाह दी। राजस्थान में दरअसल में इनका ऐसे अपराधियों का, जिहादियों का, समाज कंटकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई जहाँ सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए था। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुबह सुनवाई करेगी। केरल के कोल्लम में कुछ छात्रों के माता-पिता ने नीट की परीक्षा के दौरान चेकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने के आरोप लगाए। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन ने निजी कंपनी के हाथों में सुरक्षा का जिम्मा होने की दलील दी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवसेना ने बारिश की वजह से सड़कों पर बने गड्ढों का मुद्दा उठाया और इन गड्ढों में खेती कर अपनी नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी कुछ तस्वीरें राज्य के चंद्रपुर जिले से भी सामने आई, जहां बैलगाड़ी पर सवार 2 किसान उफनते नाले में बह गए। भारी बारिश होने के बाद से नाले में पानी बढ़ गया और इन्हीं हालात में दोनों किसानों ने नाले को पार करने का जोखिम उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जान पर बनाई। वो तो गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और नाले में कूदकर किसानों की जान बचाने में जुट गए। बैलगाड़ी को धक्का देकर उन्होंने दोनों किसानों को नाले के किनारे तक पहुंचाया और बैल की भी जान बचा ली। कुछ इसी तरह बाढ़ से बिगड़े हालात का सामना यवतमाल के लोग भी कर रहे हैं। वहां रामगंगा नदी में पानी बढ़ने से उसके आसपास मौजूद गांवों में पानी घुस गया।
जिस वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत आ गई, क्योंकि नदी का पानी गांवों में भर गया। पानी भी इतना कि लोगों के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी रहा। वहां के हालात ऐसे बन गए मानो पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया हो। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, घर से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, और तो और मकानों के अंदर भी पानी भर गया। लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर दिखे। और ये हालात महाराष्ट्र के 1 या 2 जिलों में नहीं, बल्कि राज्य के कई दूसरे इलाके भी इसी तरह कुदरत की मार झेल रहे हैं, जिनमें गढ़चिरौली भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद पर्लकोटा नदी में बाढ़ आ गई। नदी में पानी बढ़ते ही आसपास मौजूद इलाकों में पानी ने जमकर तांडव मचाया। पानी सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में घुस गया और वहां रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नदी के आसपास के बड़े हिस्से में पानी का कब्जा नजर आया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया, जिसके कारण किसानों के खेत भी उसमें डूब गए और उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। और गुजरात के दाहोद में एक मालगाड़ी के बेपटरी होने से दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात लगभग 1 बजे मंगल मौड़ी और लिमखेड़ा स्टेशन के बीच से गुजर रही मालगाड़ी गुजरात के दाहोद के पास पटरी से उतर गई। उसके 16 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे से दिल्ली मुंबई रूट पर 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 38 यात्री ट्रेनें निरस्त हुई हैं और 51 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। फिलहाल मालगाड़ी के डिब्बे हटाने और ट्रैक सुधारने का काम जारी है। राजस्थान के टोंक जिले से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़कर भागता दिखा, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां टोल प्लाजा पर बना केबिन भी टूटकर चकनाचूर हो गया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि कैसे बैरियर लगे होने के बाद भी ट्रक नहीं रुका। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर ने पहले पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी और फिर टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए भाग गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। ड्रग्स तस्करी के मामले में दिल्ली में 2 विदेशी धरे गए। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स भी बरामद करने का दावा किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में मामूली विवाद में नदी के बीच में ही 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक मॉडल और उसकी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। भारत और चीन के बीच हुई 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए हुई थी। रविवार को करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला जिससे गतिरोध को कम किया जा सके। हालांकि दोनों देशों के बीच इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जरूर बन गई है। रविवार को भी बातचीत में भारत की तरफ से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर डेपसांग और डेमचौक तक का सभी पूरा मसला उठाया गया। श्रीलंका छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर ने भी भगाने की तैयारी कर ली है। श्रीलंका के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़कर गोटाबाया मालदीव चले गए थे, लेकिन विरोध की वजह से उन्हें मालदीव छोड़ना पड़ा था। उनके भागने की वजह से ही श्रीलंका के लोगों पर खून सवार हो गया था। वो पुलिस की गोलियां तक खाने को तैयार थे। राजपक्षे परिवार की दगाबाजी ने श्रीलंका में ऐसी आग लगाई है जिसे बुझाना मुश्किल लग रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि देश छोड़कर भागे गोटाबाया दर दर भटक रहे हैं। वो पहले मालदीव और फिर सिंगापुर पहुंचे, लेकिन वहां रहना भी उनके नसीब में नहीं था, क्योंकि खबर है कि सिंगापुर ने गोटाबाया राजपक्षे से देश छोड़ने को कहा है। सिंगापुर प्रशासन ने कड़े शब्दों में बोला कि गोटाबाया को सिंगापुर में रहने के लिए मिली 15 दिन की छूट को नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी जैसे ही गोटाबाया को सिंगापुर पहुंचे 15 दिन पूरे होंगे, उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गोटाबाया पर श्रीलंका में कई केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से सिंगापुर उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। खबर है कि इससे पहले सिंगापुर प्रशासन ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया था। लेकिन मालदीव से भगाए गए गोटाबाया की मिन्नतों पर उन्हें 15 दिन के लिए सिंगापुर में रहने की इजाजत मिली थी। हालांकि सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि न तो गोटाबाया ने शरण मांगी और न ही उन्हें कोई शरण दी गई। यानी मालदीव के बाद सिंगापुर ने भी उनसे किनारा कर लिया, या यूं कहें कि मौजूदा हालात में कोई भी देश गोटाबाया को अपने साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन खबर है कि अब उनका इरादा सऊदी अरब जाने का है, यानी कि वो देश जहां पहले भी अपना देश छोड़कर भागे कई नेताओं को ठिकाना मिल चुका है और अब उन नेताओं में गोटाबाया राजपक्षे का नाम भी जुड़ सकता है। पिछले कई सालों से ये खाड़ी देश उन नेताओं का घर बन गया है जो किसी न किसी वजह से अपना देश छोड़ देते हैं और भागकर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। यही नहीं, देश छोड़कर भागे ये नेता सालों यहाँ रहते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है बेहिसाब पैसा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सऊदी अरब में शरण मिलने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। कहा जाता है कि नवाज जो खुद एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने सऊदी अरब में जमकर निवेश किया था।
एक और वजह यह कि सऊदी अरब में एक ही परिवार का शासन है और उन्हें जनता और विपक्ष के गुस्से का कोई डर नहीं। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से वहां कई भगोड़े नेताओं को शरण मिली थी, जिनमें युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन को और ट्यूनीशिया के तानाशाह बेन अली का नाम भी शामिल। इसके अलावा नवाज शरीफ को भी यही ठिकाना मिला। लेकिन राजपक्षे के मामले में एक पेच है, वो ये कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि बाकी सभी सुन्नी मुसलमान थे जिनका सऊदी अरब में दबदबा है। यही नहीं, उन्हें देश लौटने की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका में जो हालात हैं उससे ये नहीं लगता कि गोटाबाया फिर कभी वहां लौट पाएंगे। समंदर में नौसेना की मदद के लिए तैयार किए जा रहे पहले स्वदेशी ड्रोन का प्रधानमंत्री के सामने ट्रायल किया गया। इस ड्रोन को समंदर में एक शिप से दूसरे शिप पर भारी सामान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया, जिसने दिल्ली में हुए नौसेना के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी ताकत दिखाई। डेमो के दौरान वरुणा नाम के इस ड्रोन ने एक इंसान को लेकर उड़ान भरी और फिर सफल लैंडिंग भी की। इस ड्रोन को सागर डिफेंस नाम के स्टार्टअप ने नेवी के लिए तैयार किया है, जिसे पीएम ने नौसेना के आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक अहम कदम बताया। नेवी के लिए 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण करेंगे। दावा है कि वरुणा ड्रोन किसी इंसान को लेकर उड़ान भरने वाला देश का पहला स्वदेशी ड्रोन है, जो एक बार में 25 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भर सकता है। और ये ड्रोन अपने साथ करीब 130 किलो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है, जिसे ट्रायल सफल रहने के बाद नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और ऐसा हुआ तो ये एक जहाज से दूसरे जहाज पर सामान पहुंचाने के साथ ही किसी हादसे के वक्त घायलों को ले जाने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है।